Hey, hello guys, my name is Neelam Mishra and welcome you all to my YouTube channel Commerce Learning। यहाँ पे मैं कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, कुछ प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे जैसे बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आप लोगों ने जाके चेक कर सकते हैं। और कुछ MCQ यूनिट वाइज मैं लेके आ रही हूँ, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। वो आपकी UGC नेट की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे और UPSC एग्ज़ाम या आप बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्टेट PSC के लिए, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंडक्ट कराई जाती है, तो आप मेरे वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम UPSC का जो क्वेश्चन पेपर 2018 का था उसको डिस्कस करेंगे। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी आ चुका है। ये जो है ये पार्ट 4 है और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम पूरे ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें। पार्ट 1 में हमने शायद 14 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में 30, ऐसे ही पार्ट 3 में 31 के करीब, और आज 32 समथिंग, और आज हम 33 से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द 5th P ऑफ मार्केटिंग स्टेटेड बाय फिलिप कोटलर इज। देखिए, जो आपने मार्केटिंग मिक्स पढ़ी होगी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन जो पढ़ा है, उसका 4P के बाद जो 5th P आई मार्केटिंग में, वो फिलिप कोटलर के द्वारा डिस्क्राइब की गई, स्टेटेड की गई। तो उसमें से ये 5th P कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट परसिस्टेंट, ऑप्शन सेकंड पर्पस, ऑप्शन थर्ड प्रोसेस एंड ऑप्शन 4 पीपल। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर हियर। 1 सेकेंड, सेकंड इज द करेक्ट आंसर हियर। जो पर्पस है वो 5th P ऑफ मार्केटिंग है, जो कि फिलिप कोटलर के द्वारा दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्टिंग बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट इज़ नोन एज। यानी कि किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले जो टेस्टिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट एसिड टेस्ट, ऑप्शन सेकंड कॉन्सेप्ट टेस्ट, ऑप्शन थर्ड मार्केट टेस्ट, ऑप्शन 4 टेस्ट मार्केटिंग। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ इज द क्यों हो रहा है, एक सेकेंड, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हियर कि टेस्ट मार्केटिंग है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली जब हम कंज्यूमर का रिस्पांस हमें जब चेक करना होगा, तो जो भी मार्केटिंग कैंपेन हम करेंगे और उसके द्वारा हम ये करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली कस्टमर का रिस्पॉन्स नोट डाउन करते हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग यूनिट प्रोपाउंडेड बाय। मार्केटिंग यूनिट किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई है? फर्स्ट NH बॉर्डन, सेकंड फिलिप कोटलर, थर्ड स्टैंशन एंड फोर्थ W एंडरसन। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हियर NH बॉर्डन। NH बॉर्डन का इनके नाम का फुल फॉर्म है नील हॉपर बॉर्डन, जो कि एक अमेरिकन एकेडमिक हैं और ये प्रोफेसर ऑफ एडवर्टाइजिंग के भी रह चुके हैं हार्वर्ड ग्रेजुएशन स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और इन्होंने मार्केटिंग मिक्स भी से भी रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मार्केट प्राइस इज सेंसिटिव अ फर्म अडॉप्ट। जब मार्केट प्राइस सेंसिटिव होता है तो फर्म कौन सी प्राइस स्ट्रैटेजी को अपनाता है? ऑप्शन फर्स्ट कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सेकंड फोकस स्ट्रैटेजी, ऑप्शन थर्ड प्राइस लीडरशिप स्ट्रैटेजी एंड ऑप्शन 4 नन। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है किसी भी फर्म के द्वारा या कंपनी के द्वारा, जिसमें जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटिवली रखा जाता है। ठीक है, बेसिकली कम से कम रखते हैं अपन, और बाकी अदर जो उनके कॉम्पिटिटर्स होंगे उनको भी उनके प्राइस को देख करके अपना प्राइस हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हियर, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज ब्लैक बॉक्स मॉडल इन मार्केटिंग इज रिलेटेड टू।
ब्लैक बॉक्स मॉडल मार्केटिंग में किससे रिलेटेड है? देखिए मार्केटिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सब अलग अलग उससे आए हैं, ठीक है, चाहे प्राइसिंग से देख लो या कस्टमर से देख लो, है ना, कंज्यूमर अवेयरनेस या टेस्टिंग लॉन्चिंग वाला है, ठीक। तो आप पूरा मार्केटिंग का जो यूनिट है उसको जब कवर करेंगे तभी आप मार्केटिंग के क्वेश्चंस को यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। नाउ ब्लैक बॉक्स मॉडल की हम बात कर रहे थे, तो ब्लैक बॉक्स मॉडल जो है मार्केटिंग में वो किससे रिलेटेड है? क्या वो मार्केटिंग प्लानिंग से रिलेटेड है या मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड है या मार्केटिंग कंट्रोल से रिलेटेड है या फोर्थ वन कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है? तो देखिए जो ब्लैक बॉक्स है वो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स मॉडल यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ये मॉडल बनाया गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेस रिलीज इज अ पार्ट ऑफ, जो प्रेस रिलीज की जाती है वो किसका पार्ट है? पब्लिक रिलेशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन या नन ऑफ दीज? तो देखिए पब्लिक रिलेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। पब्लिक रिलेशन में बहुत सारी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती है कंपनी के द्वारा टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड टू प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी की जो इमेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या जो प्रोडक्ट की जो इमेज है कस्टमर्स के माइंड में उसको और अच्छा बनाने के लिए ये प्रेस रिलीजेस की जाती हैं, ठीक है। And it also aims to manage public opinion in the organization. Now next question is which of the following is not a direct marketing? इनमें से कौन सा डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, ऑप्शन सेकंड रिटेल मार्केटिंग, ऑप्शन थर्ड टेली मार्केटिंग एंड ऑप्शन फोर ईमेल मार्केटिंग। देखिए आप लोग ना वीडियो को पॉज करके अपने से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर बाद में आप आगे देखिएगा कि उसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, वन सेकेंड, रिटेल मार्केटिंग। रिटेल मार्केटिंग जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है, इसमें से बाकी के जो तीनों ऑप्शंस हैं वो डायरेक्ट मार्केटिंग है, ठीक है। रिटेल मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग हम कह सकते हैं कि पहले मतलब मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट होलसेल एजेंट के पास जाएगा, एजेंट से होलसेलर के पास जाएगा, या मतलब बहुत सारे चेन्स आ जाते हैं ना, इसलिए दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग इज़ नॉट, वी कैन नॉट से दैट दिस इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग, ओके। सो ऑल द अदर ऑप्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 इज द एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़, जो HRM का एम्फेसिस है वो क्या है, ठीक है। फर्स्ट डेवलपमेंट, सेकंड पनिशमेंट, थर्ड प्रमोशन एंड फोर्थ डिमोशन। तो देखिए HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एक हम अलग से सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं, ठीक है, और जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपनी में। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस लिए किया जाता है? डेवलपमेंट के लिए किया जाता है या पनिशमेंट देने के लिए किया जाता है, प्रमोशन के लिए किया जाता है या किसी का डिमोशन करने के लिए किया जाता है? ऑब्वियसली इट इज़ डन फॉर द डेवलपमेंट, ओके। तो इस टाइप के कुछ इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इन्हें बहुत जल्दी आप करने की कोशिश करिएगा, जिससे आगे जो भी टफ क्वेश्चंस हैं उनका आप इस क्वेश्चन का आप टाइम बचा करके उस नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, द मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज़ ग्रोथ पोटेंशियल इज डन थ्रू। कौन सा मैकेनिज्म है जिससे हम एम्प्लॉय की ग्रोथ पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हैं? फर्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट, सेकेंड जॉब इवेल्युएशन, थर्ड जॉब असेसमेंट सेंटर एंड फोर्थ is position description. So C is the correct answer here. जॉब असेसमेंट सेंटर है जिससे हमें किसी भी एम्प्लॉय की ग्रोथ उसका पोटेंशियल पता चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कम्स फर्स्ट इन सिलेक्शन प्रोसेस। जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या है? अगर आप कोई भी इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स में देखेंगे ना सिलेक्शन प्रोसेस,
तो रुक जाइए, पहले एग्जाम्पल बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, सेकेंड इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन, थर्ड इज़ इंटरव्यू एंड फोर्थ इज़ इंडक्शन। देखिए जो इंडक्शन प्रोसेस होती है ना वो सिलेक्शन के बाद में स्टार्ट होती है, ठीक। तो ये जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं ये सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे आते हैं। इंडक्शन तो मतलब जब एम्प्लॉय आता है उसका फॉर्मल इंट्रो वगैरह होता है उसको कहते हैं, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन आप जानते हैं, इंटरव्यू भी आप जानते हैं। जब आप सिलेक्शन प्रोसेस को, हाँ मैं ये कह रही थी, जब आप सिलेक्शन प्रोसेस को बुक्स में पढ़ेंगे, चाहे वो एनटीए की हो, चाहे वो आप बीबीए बीकॉम साइड पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहली प्रोसेस प्रीलिमिनरी इंटरव्यू देखा गया है, ठीक है। बट हम देखते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बट so first is the correct answer here. So first steps come in the selection process is preliminary interview. तो पहले यहाँ पे बताया गया है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होगा, फिर एप्लीकेशंस आएंगी, फिर उन एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर रेफरेंस चेकिंग होगी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन लास्ट इज़ द फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Who has developed the system approach of industrial relation, ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जॉन डुलॉप, सेकेंड गैरी एस बैकेक्स, थर्ड माइकल जे जूसेस, फोर्थ एडविन बी फ्लिपो। तो ये जो है ये डेवलप किया गया था हमारे जॉन डुलॉप ने। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, गलत कर रही हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, और आप सही प्रोनाउंसिएशन इनका बता सकते हैं इनके नाम का, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो इन्होंने क्या दिया था? द सिस्टम अप्रोच जो था वो इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इंडिविजुअल्स आर पार्ट ऑफ एन ऑन गोइंग बट इंडिपेंडेंट सोशल सिस्टम, ठीक है। द बिहेवियर, एक्शन एंड रोल ऑफ द इंडिविजुअल आर शेप्ड बाय द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, ठीक। तो जो सिस्टम अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशन का वो इनके द्वारा दिया गया और ये चीज़ें इन्होंने बताई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्निक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की टेक्निक्स किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन फर्स्ट एल्टन मायो, सेकेंड पीटर ड्रकर, थर्ड एरिक बर्ने, फोर्थ एडम स्मिथ। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हियर। एरिक बर्ने के द्वारा दी गई थी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ हेल्थ एंड सेफ्टी आर कंटेन्ड इन। तो मतलब इनमें से कौन सी एक्ट है, सारे एक्ट ही दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक्ट है जिसमें प्रोविजंस दिए हैं फॉर एम्प्लॉयज़ हेल्थ एंड सेफ्टी? एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और सेफ्टी के लिए कुछ प्रोविजंस किस में दिए गए थे? इनमें से किस में एम्प्लॉयज़ की हेल्थ की बात करी गई? तो पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स 1947, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, फोर्थ इज द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में मतलब प्रोविजंस दिए गए जहाँ पे मतलब बात करी गई कि पॉलिसीज़ बनाई गई कि सेफ्टी और हेल्थ जो है मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह में उसमें देखी जाए, है ना, और इफ़िशियंसी वगैरह बढ़े एम्प्लॉयज़ की, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया। बेसिकली एम्प्लॉयज़ पे ध्यान दिया गया, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ, है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए बात करी गई। जो उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी वहाँ के वर्किंग इन्वायरमेंट पे, उसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर पनिशमेंट? इनमें से कौन सा मेजर पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। तो इनमें से हाँ, फर्स्ट विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट देना क्या पनिशमेंट नहीं है? या डिमोशन, ट्रांसफ़र, मतलब इंक्रीमेंट को होल्ड कर देना क्या पनिशमेंट नहीं है? या डिमोशन कर देना, या ट्रांसफ़र हो जाना, या सस्पेंशन हो जाना? तो देखिए ट्रांसफ़र होना तो कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम कह सकते हैं।
बट कई बार ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जाए तो वो जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते तो वो भी एक पनिशमेंट के जैसा ही है, ठीक है। बट हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रांसफ़र इज़ नॉट अ मेजर पनिशमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48, द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन क्राफ्ट, ट्रेड एंड टेक्निकल एरियाज इज़ नोन एज। वो मेथड जो कि क्राफ्ट की ट्रेनिंग, ट्रेड और टेक्निकल एरिया के लिए जाना जाता है वो कौन है? फर्स्ट वेस्टिबल ट्रेनिंग, सेकंड कोचिंग, थर्ड मेंटोरिंग एंड फोर्थ इज़ अप्रेंटिसशिप। नौ तो देखिए, जब क्राफ्ट और ट्रेड और टेक्निकल चीज़ों की बात होती है ना, तो वहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रेंटिसशिप। जो अप्रेंटिसशिप होती है वो एक फॉर्मलाइज्ड मेथड होता है ट्रेनिंग का, जिसमें कि जिसको हम अंडर स्टडी भी कहते हैं, जिसमें ट्रेनी को रखा जाता है सुपरविजन में और गाइडेंस में, एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट के अंडर में ट्रेनी को रखा जाता है और सारा काम सिखाया जाता है। तो ये है हमारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और दूसरा है कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है कि ना, एक कोच आपको ट्रेंड करेगा, ठीक है, आपकी कमियों को बताएगा और आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, सजेशन देगा, है ना, फीडबैक देगा, यही सब है कोचिंग। कोचिंग फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही हो सकती है, ठीक है। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप भी एक तरह का है। इंटर्नशिप में क्या होता है कि आप मतलब किसी के अंडर, आपको जो प्रोफेशन पसंद हो, ठीक है, आपको जो प्रोफेशन पसंद हो वहाँ पे आप चले जाओ और किसी मतलब कोई अच्छा खासा जो प्रोफेशनल पर्सन है उसके अंडर में आप उसके इंटर्न बन जाओ, उनसे काम सीखो, तो दैट इज़ इंटर्नशिप, ठीक है। और मेंटोरिंग भी कुछ कुछ इसी तरह है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड इज़ नॉट अ मैनेजरियल ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो इनमें से कौन सा मैनेजरियल ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है? ऑप्शन ए कोचिंग, ऑप्शन बी एक्शन लर्निंग, ऑप्शन सी जॉब रोटेशन, ऑप्शन डी मैनेजमेंट गेम्स। तो देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट जो गेम्स है ना, वो हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है, ठीक है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड फिर है क्या? एक सेकेंड, यहाँ पे इस करेक्ट आंसर डी है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन कौन से हैं? कोचिंग है, एक्शन लर्निंग है, जॉब रोटेशन है, ये सारे क्या हैं हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, ठीक है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन से हो गए? पहला तो यही हो गया मैनेजमेंट गेम्स, ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल कैपेबिलिटी, आउटसाइड सेमिनार, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं मैनेजमेंट गेम्स में। और आगे बताती हूँ कि ऑफ द जॉब कौन कौन से होते हैं, आगे मैं बताऊँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट आर द ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ HRM? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ऑपरेटिव फंक्शन है तो वो कौन सा है? फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, बी है हमारा डायरेक्टिंग, सी कंट्रोलिंग एंड डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें से जो HRM का जो ऑपरेटिव फंक्शन है ना, वो कोई भी नहीं है, ठीक है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। तो अच्छा ये बताइए, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, फिर ये कौन से फंक्शन है? ये हमारे हैं HRM की फंक्शन, बट दे आर मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है। मैनेज करने वाले सारी फंक्शंस है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दे आर मैनेजरियल फंक्शन ऑफ HRM। बट द ऑपरेटिंग फंक्शंस आर लाइक प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट करना, डेवलपमेंट करना, कॉम्पेंसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, हेल्थ। अब जैसे ये जितनी भी मैंने ऑप्शंस बताए ना, इसमें और भी सब टॉपिक्स निकल के आएंगे। जैसे प्रोक्योरमेंट में आपका आ गया, जैसे हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट में हम प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर मैंने प्रोडक्ट बोला हो तो हम सॉरी। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़, पीपल की बात कर रहे हैं। तो जैसे प्रमोशन हो गया, सेपरेशन है, प्लेसमेंट है, इंडक्शन है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, है ना, जॉब एनालिसिस, ये सब होता है प्रोक्योरमेंट। डेवलपमेंट क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग देना,
एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट करना, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होना, ठीक है, और कॉम्पनसेशन लाइक जॉब इवैल्यूएशन, वेजेस, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, पेरोल। तो ये सारे जो फंक्शन है ना, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटिव फंक्शन, है ना। तो आप याद रखिएगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथड। परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत सारे मैथड बनाए गए हैं, तो उसमें से कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथड नहीं है। ऑप्शन ए 360 डिग्री अप्रेजल, ऑप्शन बी बैलेंस स्कोर कार्ड, ऑप्शन सी रैंक मैथड, ऑप्शन डी इंटरव्यू मैथड। देखिए, अगर कोई चीज़ मैं ऐसी बता रही हूँ जो आपको नहीं पता है तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाइए जिससे आप उसको एक नज़र में देखें तो आपको मतलब रिवीजन में हेल्प होगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जब आप करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो और ज़्यादा शार्प होता जाएगा और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को सॉल्व किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखिए। और अगर आप कॉमर्स से हैं तो ऑब्वियसली आप कॉमर्स से हैं, या मतलब मैनेजमेंट वगैरह के भी लोग देखते हैं ना, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, बेसिकली जो रिलेटेड रहे कॉमर्स से। तो आप अदर एग्ज़ाम्स भी आप देखिए, जैसे नेट का है, सेट का है, जैसे अदर स्टेट्स के जो सेट एग्ज़ाम्स हैं कॉमर्स के, सेट उठा लीजिए आप, वो सॉल्व करिए, ठीक है, कि किस किस एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न आता है, तो उसको आप स्टडी किया करिए। बेसिकली आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं ना कॉमर्स के, जितने ज़्यादा अपनी यूनिट को आप मतलब एमसीक्यू से सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इनमें से कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड नहीं है। तो देखिए, इंटरव्यू मेथड जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड नहीं है, बाकी परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड हैं, ठीक है। अब देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो मेथड हैं वो दो तरीके के बताए गए हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में आ जाते हैं आपके ग्राफिक रेटिंग स्केल, ऑल्टरेशन रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, बहुत सारे, ठीक है। ऐसे मॉडर्न में आगे आपके बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट सेंटर, 360 डिग्री। ये जो 360 डिग्री है ये आपका मॉडर्न है, ओके। तो ये हैं कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। मेथड्स तो आप ज़रूर याद रखा करिए, मेथड्स के नाम ही आते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ का मेथड हो, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉब एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर राइटिंग। जॉब एनालिसिस जो है मतलब क्या लिखने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑप्शन बी पॉलिसी, ऑप्शन सी जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी प्रोसीजर। तो देखिए, जो जॉब एनालिसिस है वो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन को लिखने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जॉब डिस्क्रिप्शन की, अगर अच्छे से बोला जाए तो। अब देखिए, जो जॉब एनालिसिस है वो दो तरह में हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे पहला है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, जॉब डिस्क्रिप्शन में हम बात करते हैं एक जॉब की, ठीक है, कि जॉब का क्या डिस्क्रिप्शन है, जॉब कैसी है, जॉब का टाइटल क्या है, जॉब का लोकेशन क्या है, जॉब की समरी क्या है, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस क्या रहेंगी, जॉब ड्यूटीज़ क्या रहेगी, व्हाट आर द मशीन्स आर टू बी यूज्ड ऑन दैट जॉब, व्हाट आर द हज़ार्ड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जॉब डिस्क्रिप्शन में कहते हैं। एक और चीज़ होती है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में हम बात करते हैं जिस जॉब के लिए हम जिस पर्सन को रखने वाले हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे लाइक क्वालिफिकेशन। एक जॉब की जो स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए ना वो क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, मान्यता जैसे कह सकते हैं, ठीक। तो एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल, ठीक है, और क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिलेटेड टू। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है, मतलब है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पता लगाना कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या है, क्या इस्टेब्लिश गुड्स
जो उनके द्वारा बनाए गए हैं, या फेलो एम्प्लॉयज़, या एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्क, या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। किसी भी उसमें क्या होता है ना, एक स्टैंडर्ड बना लिया जाता है परफॉर्मेंस का, ठीक है, तो उसी को जब रियल में एग्जीक्यूट होता है वर्क, तो स्टैंडर्ड और रियल परफॉर्मेंस से मैच किया जाता है, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह निकलता है, ठीक है। और बेसिकली वी कैन से परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ अ रेगुलर रिव्यू ऑफ एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू अ कंपनी की, मतलब एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, और एम्प्लॉय मतलब क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी कंपनी में, ठीक है। तो इस मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल में इवेलुएट क्या किया जाता है, किसी भी एम्प्लॉय की स्किल, उसकी अचीवमेंट, ठीक है, ग्रोथ और लैक, ये सब चीज़ें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़, जो WPM हम बोलते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, तो वो कैसा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वॉलेंट्री, इंस्टीट्यूशनल, डेमोक्रेटिक की ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, इट मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन मैनेजरल एम्प्लॉय इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका पार्टिसिपेशन क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है तो, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज़ लेबर पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक। अगर आपको कोई भी चीज़ मतलब मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में थम्स अप करिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें एकदम भूल जाती हैं बोलने के लिए, इसलिए मैं बीच में बोल रही हूँ, अभी याद आ गया तो। हाँ, तो 54 का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेथड यूज टू डिटरमाइन वेज डिफरेंशियल, ठीक है। नाउ ऑप्शन ए मेरिट रेटिंग, ऑप्शन बी जॉब डिज़ाइन, ऑप्शन सी जॉब इवेल्युएशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए वेज डिफरेंशियल के लिए मेरिट रेटिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। मेरिट रेटिंग भी एक तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल या असेसमेंट टाइप का है, ठीक है। इसमें जो एम्प्लॉय का जो काम है वो टेस्ट किया जाता है मैनेजर के द्वारा, और वो एक मेरिट रेटिंग देते हैं, उस हिसाब से उनकी वेजेस, सैलरी वगैरह मतलब एडमिनिस्ट्रेट की जाती है थ्रू द मेरिट रेटिंग, ओके। Basically we can say that employees are paid according to their contribution to the organization. So merit rating यूज़ की जाती है फॉर वेज डिफरेंशियल, जब हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग वेजेस देनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्प्लॉयज़ मोराल इज़ रिलेट टू, जो एम्प्लॉय का मोराल है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी एम्पैथी, ऑप्शन डी स्किल। तो देखिए यहाँ पे तो उसका आंसर मैंने देखा था प्रोडक्टिविटी, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स, सिलेक्शन का क्या मीन्स है। ऑप्शन ए एलिमिनेशन, ऑप्शन बी टेस्टिंग, ऑप्शन सी रिक्रूटमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए सिलेक्शन का मतलब होता है एलिमिनेशन, क्योंकि देखिए जब आप मतलब क्या करते हो एप्लीकेंट मतलब एक क्या तो बोलते हैं यार, सॉरी एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं, तो जब बहुत सारी जॉब एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है, लेकिन आप सेलेक्ट उतने ही करते हैं ना जितनी आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आपने कुछ को सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन बाकी के लोगों को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, हटा दिया, उनकी एप्लीकेशंस तो गई डस्टबिन में। सो दिस इज़ अ एलिमिनेशन प्रोसेस, ओके। तो इसे हम पॉजिटिव प्रोसेस नहीं कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इंक्लूड, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में क्या आता है। ऑप्शन ए एनुअल बोनस, ऑप्शन बी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ऑप्शन सी ओल्ड एज पेंशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे आता है हमारा ओल्ड एज पेंशन, ठीक। बाकी चीज़ें तो
जॉब के दौरान मिलती हैं एनुअल बोनस और ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वगैरह, जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में हम कह सकते हैं कि ओल्ड एज पेंशन है। अब देखिए बेसिकली अगर देखा जाए इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो जैसे सोशल इंश्योरेंस को कवर करती हैं, लाइक पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेचुटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल से कितने सारे क्वेश्चन आए, देखिए ये इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें कि आपको ये समझ में आता है ना कि अच्छा है इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट इज टास्क मेथड, बी प्राइज मेथड, सी एमबीओ एंड डी लिंक मेथड। तो देखिए एमबीओ इज़ द करेक्ट आंसर हियर कि एमबीओ जो है हमारा वो परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड में आता है और इसे हम मॉडर्न मेथड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो इट एम्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, इसीलिए इसके नाम से ही पता चलता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान वॉज फॉर्म्ड इन, आसियान कब बनाया गया। तो देखिए ये जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जैसे आसियान है, सार्क है और IMF है, WTO, वर्ल्ड बैंक, सब पे वीडियो बने हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के उन्हें देखिए, बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको वो अच्छे से समझ में आएंगे और अगर आपने उन्हें पढ़ लिया तो वो उससे कहीं भी क्वेश्चंस जाने वाले नहीं हैं, पूरा का पूरा वो कवर करेंगे वो वीडियोस आपके टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आसियान कब बनाया गया। ठीक है, आसियान कब आया, तो आसियान जो था वो आया हमारा 1967 में। ठीक है, तो आसियान वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967। ठीक है, और 5 ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज़ थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, फिर बाद में ब्रुनई और वियतनाम और लाओस, म्यांमार, कंबोडिया वगैरह ने ज्वाइन किया इन्हें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, among the following financial derivatives which involve the least risk for holder। अब देखिए जितने भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं इसमें से मतलब सबसे कम रिस्क किस में रहता है। ठीक है, किसी भी होल्डर के लिए। अब देखिए ऑप्शन ए फॉरवर्ड, ऑप्शन बी ऑप्शन एंड ऑप्शन सी फ्यूचर, ऑप्शन डी स्वैप। तो देखिए यहाँ पे लीस्ट रिस्क होता है ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है ना कि होल्डर के पास ये राइट रहता है कि वो बाय करे या सेल करे अंडरलाइंग एसेट को। ठीक है, जो भी मतलब एक एग्री प्राइस दिया गया है डेट पे, मतलब इस डेट पे इस प्राइस पे ये अंडरलाइंग एसेट को आप बाय करो या सेल करो, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है उसमें। ठीक है ना, तो options are the financial derivative that gives buyer the right but not the obligation to buy or sell the underlying asset on an agreed price or date. Okay, now next question, which of the following is used for international money transfer। तो इनमें से कौन सी चीज़ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए RTGS, ऑप्शन बी NEFT नेफ्ट, ऑप्शन सी स्विफ्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर इज़ स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एक मतलब फास्ट वे है टू ट्रांसफ़र मनी। ओके, और अपने यहाँ एक्सिस बैंक, ICICI, स्टैंडर्ड चार्टर है ना, ये सारी जो बैंक्स हैं इसे मतलब इस फैसिलिटी को अवेलेबल कराती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ VSAT टेक्नोलॉजी इज़ फर्स्ट फॉलोड फॉर द ऑनलाइन ट्रेडिंग बाय BSE, OT, CEI, NSE एंड ISE। जो अच्छा ये आपको पता है कि VSAT क्या है,
फुल फॉर्म बताऊंगी तो अच्छे से याद आ जाएगा। फुल फॉर्म है वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, ठीक है। जो स्मॉल साइज अर्थ स्टेशंस जो हैं, जो कि यूज़ किए जाते हैं ट्रांसमिट या रिसीव ऑफ डेटा, चाहे वॉइस हो, वीडियो सिग्नल्स हो, ओवर अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांस रिसीवर है, सेंड या रिसीव करते हैं सिग्नल को टू अ सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर इन द स्काई, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है NSE। तो NSE के द्वारा मतलब ये फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोवाइड करवाई गई थी VSAT टेक्नोलॉजी के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू WTO। WTO से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए ट्रिप्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी ट्रिम्स एंड ऑप्शन डी TRAI। तो देखिए यहाँ पे ट्रिप्स भी रिलेटेड है और आपका क्या कहते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो तो आपका यही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही कह सकते हैं हम इसे WTO का, और मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट ही है। और जो आपका ट्रिम्स है, ट्रिम्स हो गया, ठीक है, ये ट्रिम्स भी पार्ट ही है। जो ये TRAI है ऑप्शन डी, ये नहीं है WTO से रिलेटेड, ओके। So D is the correct answer here. Question number 66. The companies globalize their operation through different means. एक कंपनी अपने ऑपरेशंस को, अपने काम को कैसे ग्लोबलाइज कर सकती है? ऑप्शन ए एक्सपोर्ट डायरेक्टली, ऑप्शन बी लाइसेंसिंग, ऑप्शन सी जॉइंट वेंचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। कि अपने काम को कोई भी कंपनी डायरेक्ट चाहे बाहर एक्सपोर्ट करके बढ़ाए, चाहे लाइसेंसिंग प्रोवाइड कर दे, चाहे जॉइंट वेंचर कर दे, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक आराम से इन सारे ऑप्शंस के साथ में पहुंच सकती है, या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ में, सभी ऑप्शंस के साथ में पहुंच सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ऑप्शन बी हेजिंग फंक्शन, ऑप्शन डी क्रेडिट फंक्शन एंड ऑप्शन ऑप्शन सी इज़ द क्रेडिट फंक्शन, ऑप्शन डी ट्रांसफ़र फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे स्टेबलाइजेशन फंक्शन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का फंक्शन नहीं है। बाकी के सारे जो हेजिंग फंक्शन हैं और आपका क्रेडिट फंक्शंस हैं, ये सारे प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफ़र फंक्शन में क्या होता है, फंड्स को या फॉरेन करेंसीज़ को एक कंट्री से दूसरी में मतलब ट्रांसफ़र कराया जाता है, या पेमेंट सेटल करवाई जाती हैं, ठीक है। और क्रेडिट फंक्शन में क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाता है टू फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वेरियस कंट्री। हेजिंग फंक्शन क्या होता है? हेजिंग फंक्शन इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू हेज द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, मतलब रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए किया जाता है। और तो ये तीन फंक्शंस आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ADR and GDR are an excellent means of investment to invest in. Option A NRIs, option B foreign national, option C both, option D none. तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन C is the correct answer here, both. तो देखिए GDR का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। तो इसके नाम से ही अगर देखा जाए, लाइक इट्स नेम, इट कैन बी ऑफर्ड इन सेवरल फॉरेन कंट्रीज़ ग्लोबली, ठीक है। और ADR का मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि मतलब शेयर्स इशू किए जाते हैं US के मार्केट में, ठीक है।
US फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी थ्रू अ डिपॉजिटरी बैंक इंटरमीडियरी, और US में ही मतलब इसका अवेलेबल्स हैं इनके शेयर्स। और हाँ, तो ये दोनों ही हैं, तो इसका आंसर सी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नाफ्टा। इनमें से कौन सी कंट्री नाफ्टा की मेंबर नहीं है? ऑप्शन ए US, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी मैक्सिको एंड ऑप्शन डी चाइना। तो देखिए, चाइना इज़ नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ नाफ्टा। ठीक है, जो ये नाफ्टा की जो ट्रीटी थी वो 3 कंट्रीज़ के बीच में साइन की गई थी, कनाडा, मैक्सिको एंड US। ठीक है, इसलिए की गई थी कि जितने भी टैरिफ्स वगैरह हैं उनको कम किया जा सके, कम या कह सकते हैं एलिमिनेट ही करने के लिए। बट नाफ्टा उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, नाफ्टा को रिप्लेस कर दिया गया एक नए एग्रीमेंट के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं USMCA, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस लाए, कुछ पुरानी चीज़ों को भी रिन्यू किया गया। तो ये जो USMCA आया वो आया 2020 में। ठीक है, नाफ्टा कब आया था? 1994 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। WTO किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ऑप्शन ए रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, ऑप्शन बी फ्री ट्रेड प्रिंसिपल, ऑप्शन सी डिसमेटलिंग ट्रेड बैरियर एंड ऑप्शन डी all of the above. So WTO is based on all of the above, which our option is given here. Okay, so now next question is NAFTA is an example of। NAFTA किसका example है? ऑप्शन ए कॉमन मार्केट, ऑप्शन बी कस्टम यूनियन, ऑप्शन सी इकोनॉमिकली कम्युनिटी, ऑप्शन डी फ्री ट्रेड एरिया। तो देखिए, इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि नाफ्टा जो है वो फ्री ट्रेड एरिया है। नाफ्टा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन 2018 में आए, नाफ्टा फेवरेट टॉपिक रहा होगा। ठीक है, इन लोगों का जिन्होंने भी क्वेश्चन पेपर को बनाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन बोरोड अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन। ऑप्शन ए कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी करंट अकाउंट, ऑप्शन सी एरर एंड ओमिशन सेक्शन, ऑप्शन डी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है, लोन जो कि लिया गया है बाहर से, वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? तो वो रिकॉर्ड होता है आपके करंट अकाउंट में। ठीक है, और ये करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट किसका पार्ट है? ये है BOP का, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। SDR आर पॉपुलरली नोन एज। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट जिसे हम कहते हैं, उसे किस नाम से और जाना जाता है? ऑप्शन ए करेंसी नोट्स, ऑप्शन बी पेपर गोल्ड, ऑप्शन सी सिल्वर कॉइन, ऑप्शन डी गोल्ड कॉइन। तो SDR इज मोस्ट पॉपुलरली नोन एज पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि IMF के द्वारा बनाई गई थी 1969 में टू सप्लीमेंट्स इट्स मेंबर कंट्री ऑफिशियल रिजर्व। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट सिंस। बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, जो कि हाँ, इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में कब इन्वेस्ट करने की अनुमति दी, अलाउ कब किया? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1992 एंड ऑप्शन डी 2003। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा 1995 ने भारत की सरकार ने ये अलाउ किया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में आकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं इन 1995। नाउ क्वेश्चन नंबर 76।
ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज़ फाइनेंस थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ नोन एज। देखिए जो ट्रेड होता है कंट्रीज़ के बीच में लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, तो वो और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पैकिंग क्रेडिट, ऑप्शन बी प्री शिपमेंट क्रेडिट, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एंड ऑप्शन डी फॉर फिटिंग। तो वो आपका जाना जाता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के नाम से। तो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज अ मेथड ऑफ पेमेंट दैट प्रोटेक्ट बोथ द सेलर एंड द बायर। सेलर हियर मीन्स एक्सपोर्टर एंड बायर हियर मीन्स इम्पोर्टर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब इन दिस केस seller give in the case of the seller it gives a guarantee and that a seller will receive payment after the shipment of goods that had been fulfilled. Okay, I hope समझ में आ गया होगा. Now next question is India has been a member of WTO since the year. भारत जो है वो WTO का मेंबर कब से है? तो ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1995. तो भारत जो है वो WTO का मेंबर 1995 से है. ठीक है, और गैट का कब से है? वो है 1948 से. ठीक, तो ये सारी चीज़ें याद रखिए. गैट के बाद ही WTO आया. ठीक है. Now next question is trade related intellectual property right came into the force in the year. जो आपका ट्रिप्स था वो कब आया, है ना? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1995. तो करेक्ट आंसर इज हियर 1995. Now next question is which of the following method is not a demand forecasting method of human resource planning. देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है इसमें से कौन सा मेथड नहीं है डिमांड फोरकास्टिंग का. ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो मैनेजरल ग्रिड है ये मेथड नहीं है फोरकास्टिंग का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, और बाकी के सारे मेथड हैं फोरकास्टिंग के. ठीक है, मैनेजरियल जजमेंट, वर्क स्टडी टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. तो देखिए वीडियो अब फिनिश होने वाला है. इसी के साथ UPHESC जो 2018 के हमने टोटल 122 तक तो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर ही लिए हैं. 130 क्वेश्चंस आए थे, इसमें 80 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अदर पार्ट्स के मैंने इंक्लूड नहीं किए, बट वो पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं. ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कमेंट में दे दूँगी. ठीक है, आपको मिल जाएगा, और नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो इसी के साथ में पूरे क्वेश्चन होते हैं 122. कुछ 7 से 8 क्वेश्चन रह गए हैं जो कि न्यूमेरिकल थे. तो जब मेजॉरिटी बोलेगी कि मैम आप क्वेश्चन करवाइए न्यूमेरिकल जो आए हैं तभी मैं करवाऊंगी. ठीक है, क्योंकि मुझे भी आपका रिस्पांस देखना है कि आप कितने एक्टिव हैं क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने में. ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन इज यूरो बिकम सोल लीगल टेंडर इन मेजर पार्ट ऑफ यूरोप इन द ईयर. ठीक है, ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2008. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर 2002. तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नए टर्म्स आपको जानने को मिले हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है या कुछ आपको ऐड ऑन करना है इस चीज़ में तो आप कर सकते हैं. हैव ए नाइस डे. बाय बाय.